एक और एग्जांपल है, हल्का सा लिखिए आप। लिखा है अ पार्टिकल इज एक्टेड ऑन बाय अ फोर्स, शॉर्ट लिखिएगा, अ पार्टिकल इज एक्टेड ऑन बाय अ फोर्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ y, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ y whose acceleration is mu square y, whose acceleration is mu square y, mu square y, हाँ तो v स्क्वायर क्यों बोल रहे हो। if it is initially projected, if it is initially projected with a velocity of mu a, with a velocity of mu a parallel to the x-axis, parallel to the x-axis at the point where y is equal to a, prove that it will describe a catenary, गड़बड़ हो गया, it will describe a catenary, लिखिए गड़बड़ हो गया मतलब कैटनरी के बारे में भी आपको पढ़ाया नहीं गया, तो कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन का फंडा क्या है पहले वो समझ लीजिएगा। एक पार्टिकल है यहां पर, या कैटनरी, कैटनरी, कैटनरी जो आप माला पहनते हैं, ये कैटनरी का शेप लेती है, ये शेप कैटनरी कहलाता है, बस और कुछ नहीं है, इसका शेप कैटनरी है। यानी आपको एक क्वेश्चन आप पास निकालना है, ठीक है। एक पार्टिकल है x और y उसका कोऑर्डिनेट है, यहां पर y कोऑर्डिनेट इसका a है, जहां पर x कोऑर्डिनेट इसका x है, वहां y कोऑर्डिनेट इसका a है, यानी y कोऑर्डिनेट यहां पर क्या है, a है। इसको जब x के अलांग फेंका गया vx वेलोसिटी से, जिसकी वेलोसिटी दी हुई है म्यू ए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो y डायरेक्शन में एक फोर्स लगना शुरू हो गया, और y डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो पार्टिकल या तो ऐसे जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो पार्टिकल कुछ ऐसा मूव करेगा ना, तो ये कैटनरी शेप होगा, जैसे माला शेप होता है। अब पूरा माला नहीं होता है, मतलब माला शेप ऐसे होता है ना, तो आधे आधा माला लोग, अगर आप जो माला पहने हुए हैं, अगर आप छोटा सा पार्ट उसका हम ले लें, उसका शेप ले लें, तो भी कैटनरी शेप होगा ना। यानी कुल मिलाकर के आप उसका पाथ निकालना है, एक्स और वाई में रिलेशन निकालना, कुल मिलाकर के ये है। अब पाथ जो आए लेना, इट इज कैटनरी, जाओ। अच्छा, जब पाथ हम सही एक्स और वाई में रिलेशन निकाल दिया, जो आया वही कैटनरी है, बोले इट इज कैटनरी। भाई जैसे कोई पाथ निकाला, इट इज पैराबोला, प्रूव दैट, आपने पाथ निकाल लिया, आपने सही निकाला, तो आप जो निकालोगे पैराबोला जो निकलेगा ना, इट इज पैराबोला, जाओ। देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं, सावधान, क्या कह रहा है, अब पार्टिकल इज एक्ट, आपको एक्स और वाई में रिलेशन निकालना, कुल मिलाकर ये समझिए, एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। एक पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है वाई के अलांग, और जिसका एक्सेलरेशन, अब सिंपल सी बात है, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। यानी आपको वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, म्यू स्क्वायर वाई, यानी कि आपको गिवन क्या है, d2 y बाई dt स्क्वायर बराबर म्यू स्क्वायर वाई, ये दिया हुआ है। और चूंकि फोर्स कितना लग रहा है y के लांग, इसका मतलब ये हुआ जाकर के कि x के लांग उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो, इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो। आपको वेलोसिटी दी है x के लांग, यानी आपको जो गिवन है वो dx बाई dt गिवन है म्यू ए, तो आपको dx बाई dt कहां से मिलेगा, अगर आप इसको डिफरेंस इंटीग्रेट कर दो t के रेस्पेक्ट में, तो मिल जाएगा dx बाई dt। भाई अगर x को एक बार डिफरेंशिएट करते हो dx बाई dt आता है, दोबारा डिफरेंशिएट करते हो तो d2x बाई dt स्क्वायर आता है, तो इसको एक बार इंटीग्रेट कर दो मिल जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में, तो ये इधर आएगा dx बाई dt, उधर 0 है तो 0 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0, और एक कांस्टेंट आएगा यहां पर c1। अब c1 की वैल्यू कैसे निकालें, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आपको कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। हमने कहा था कि कांस्टेंट निकालने के लिए आपको एक बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी। बाउंड्री कंडीशन क्या दी हुई है, बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, एक मिनट गलत लिख गया क्या, सही लिख रहे हैं। बाउंड्री कंडीशन दी है कि व्हेन t बराबर 0 देन dx बाई dt इज इक्वल टू म्यू ए, तो dx बाई dt को हम म्यू कर दो, सो
बाई इक्वेशन 3 dx बाई dt की वैल्यू क्या आ गई, म्यू इंटू ए, ये dx बाई dt निकल आया। अच्छा, अगर एक बार और इसको इंटीग्रेट करते तो x निकल आएगा। अगेन इंटीग्रेटिंग, अगेन इंटीग्रेटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू t। अगर दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो dx बाई dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x, और म्यू ए क्या क्या हो जाएगा, म्यू ए टी, और एक कांस्टेंट c2 आएगा। अब जरा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन ए फोर्स, तो अलग बात है, इनिशियली प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट द पॉइंट वेयर y बराबर 0, y बराबर a, y की वैल्यू तो a है, यानी हम समझ जाएंगे कि ओरिजिन से किया गया है, यानी जब t बराबर 0 है, व्हेन t बराबर 0 देन x बराबर 0। पार्टिकल कुछ ऐसा रहा होगा, यहां से किया गया होगा, नहीं समझे, ऐसे, तो यहां पर x का मान क्या है 0, y का मान कह रहे हैं a है, तो y का यूज तो होना नहीं है, तो जब t बराबर 0 है तो x का मान क्या है 0 है। तो इक्वेशन नंबर 4, तो बाई इक्वेशन 4 रखो मान यहां पर, x 0 हो गया, t 0 हो गया, तो c2 का मान क्या हो गया 0। सो इक्वेशन 4 बिकम्स x बराबर म्यू ए टी, ये एक x का मान निकला है 5, यहां तक पहुंच गए, यानी x का मान निकला है हमारे पास। ठीक है, इस x को कहीं उठाकर रख दो, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, क्योंकि x और y में रिलेशन निकालना है, यहीं से टाइम को हम गायब करेंगे। x का मान आ गया म्यू ए टी, इक्वेशन नंबर ये आ गया 5, पहुंच गए। अब जरा y की तरफ मूव करते हैं, अभी तो x छोटा था इसलिए वहीं से हम सब ड्रामा कर रहे थे, y की तरफ करते हैं। देखो ध्यान से, आपको क्या गिवन है, d2y बाई डी टी स्क्वायर गिवन है। अब एक लफड़ा, बहुत सावधान, बाई इक्वेशन 1 d2y बाई डी टी स्क्वायर बराबर म्यू स्क्वायर इंटू वाई। अब एक लफड़ा है, इसको क्या हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सॉरी इंटीग्रेट कर सकते हैं टी के रेस्पेक्ट में, नहीं, क्यों, आपने लो बोला था ना, आपका जो डबल डेरिवेटिव है वो टाइम का फंक्शन नहीं है, वाई का फंक्शन है। आपका जो डबल डेरिवेटिव है यहां पर टाइम आया नहीं हुआ है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो आपको याद होगा ये एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मेट बताया था हमने, हम जब इसके पहले बता रहे थे, पहले का क्लास कल हमने बताया था कि एक्सेलरेशन जैसे डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर है, हम चाहें तो डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी ले सकते हैं, हम चाहें तो डी बाई डी टी ऑफ, ये आपका वी वाई हो गया, वी हो गया, हम यहां डी टी जगह वाई कर दें इंटू डी वाई बाई डी टी ले सकते हैं, ये वी हो गया, तो इसको वी इंटू डी वी बाई डी वाई कर सकते हैं। तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, v इंटू डी वी बाई डी वाई। क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि अगर आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे ना, तो ये भी टाइम का फंक्शन होना चाहिए। अब आप कहेंगे टाइम का फंक्शन नहीं है, तो यहां पर इसको कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट थोड़ी, y कहां कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, नहीं समझे भाई। अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दें तो इसको कांस्टेंट मान लें, तो ये आपका म्यू स्क्वायर y इंटू टी हो जाएगा, लेकिन y इज नॉट कांस्टेंट, y इज अ वेरिएबल, तो इसलिए हम यहां पर टाइम के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, म्यू स्क्वायर वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे v इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर वाई। ठीक है, अब डी वाई को उधर ले जाओ, तो आ गया v डी वाई इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर वाई, सॉरी v डी वी इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर वाई डी वाई, लिखते जाओ। अब यहां पर इसको इंटीग्रेट कर दो, v का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रल क्या होगा, म्यू स्क्वायर, y का इंटीग्रल y स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट c2 हो जाएगा। c3 कर दो, ये दूसरा c2 है, ऐसा तो जिसके एक लोग अपनी लड़की का नाम खुशी रख दिया, लेकिन तो हाँ वही घर है, चूंकि अब सेम घर है तो c3 कर दो, इक्वेशन नंबर को डाल दो 6। अब c3 को हटाओ, थोड़ा चेंज कर दो, अच्छा
2 को हटा दो, बाद में हटा देंगे, रहने दो, अच्छा बाद में हटा देंगे। देखो अब यहां जरा C3 का मान निकालो। अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। देखो जरा बाउंड्री कंडीशन क्या है, शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, कहते हैं पार्टिकल जहां से स्टार्ट हुआ, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, कह रहा है इनिशियली प्रोजेक्टेड विद एक्स एक्सिस, एक्स के अलॉन्ग चला और वहां पर वाई कोऑर्डिनेट क्या था, ए। यहां टाइम तो दिया नहीं गया है भाई, जनरली अगर टाइम दिया होता तो हम क्या कहते हैं, व्हेन टी बराबर 0, टाइम नहीं दिया गया ना। तो इनिशियली वाई क्या था, इनिशियली वाई बराबर ए था और वहां पर जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0। वाई के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो बाई इक्वेशन 6 एक काम कर सकते हैं आप, सुनो ध्यान से, अगले स्टेप में ये 2 हटा दो, ये 2 हटा दो और इस 2 को लेकर के यहां 2C3 कर दो और 2C3 को केवल C3 डैश कर दो। नहीं समझे, ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, C3 डैश। भाई 2 हट गया ना, कांस्टेंट का डबल कांस्टेंट, तो 2 का लफड़ा हट जाएगा। तो यहां पर V को क्या लिखेंगे, 0। बाई इक्वेशन 6 V बराबर 0, ये आएगा म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस C3 डैश। सो C3 डैश की वैल्यू क्या आ गई, म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। C3 डैश की वैल्यू आ गई, C3 डैश की वैल्यू आ गई माइनस म्यू स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। लो कर लो बात, हमने इसको रब कर दिया, चलो कोई बात नहीं, और ये C3 यही रख दो। सो इक्वेशन 6 बिकम्स, जब 2 को हटाने के लिए हमने लफड़ा किया है, इक्वेशन 6 बिकम्स, अब आप कहेंगे कैटनरी हमको नहीं क्लियर है, तो हमें कैटनरी से मतलब ही नहीं है, हमको पाथ निकालना है और एट लास्ट जो पाथ आएगा वो कैटनरी होगा। देखो इक्वेशन 6 क्या था, V स्क्वायर बराबर, बोलो, म्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस C3 डैश, म्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस C3 माइनस म्यू स्क्वायर ए, सही था ना, ठीक है। यानी कि ये आपका V बराबर आ गया म्यू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। V का मतलब वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, यानी ये डी वाई बाई डी टी लिखा हुआ है ना, बराबर म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करो, y निकालना है ना आपको, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, वेरिएबल और सेपरेबल लगाएंगे, y के पास y के फंक्शन ले आओ, तो dy बराबर dy अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर म्यू डी टी। ये ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, नहीं है वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, उल्टा लिख दिया हमने, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह आएगा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ध्यान रखिए, वेरिएबल प्लस में है और कांस्टेंट माइनस में है, इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपान अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं मालूम, इंटर में पढ़ा नहीं हमने, नहीं पढ़ा आपने इंटर में, साइन नहीं होता है उसमें, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। यहां पर वेरिएबल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इससे इंटीग्रल चेंज होगा, ये कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स वाई अपान ए होता है, ये होता है कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स वाई अपान ए बराबर म्यू टी, और एक कांस्टेंट आएगा C4, एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया, ये आपने नहीं पढ़ा है। अब C4 के लिए फिर बाउंड्री कंडीशन लगाओ, अरे आपको एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, कुल हटाइए आप सबको, आपको एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, बस टाइम को हटाना, कोई शॉर्टकट नहीं है, मैथमेटिक्स में कोई शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। एक क्वेश्चन बस 6 डाल दो, 6 पढ़ चुका है क्या, 7 डाल दो। अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, चलो एक बार इनिशियल लिख दो, इनिशियल कंडीशन। देखो इनिशियल कंडीशन क्या है, जब टाइम 0 था तो y का मान a था ना, स्टार्टिंग में जो y कोऑर्डिनेट था वो क्या था, a था ना। सो बाई इक्वेशन 7, बाई इक्वेशन 7 y का मान a रखोगे तो आएगा कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स 1 हो जाएगा, बराबर t को रख देंगे 0 तो C4 आएगा, तो C4 की वैल्यू आ गई कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स 1। एमसीक्यू में कैसे क्या, तो आप डायरेक्ट से फॉर्मूला लिख लोगे, पूछेगा कैसे, क्वेश्चन बोला उसने, बोला बोले कैसा होगा, पाथ निकालो, 10 मिनट तो लगाना ही पड़ेगा आपको उसके लिए,
एमसीक्यू भी कुछ तो टाइम देगा आपको ना, आपको डिफरेंशिएटिंग ना करके, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट ना करके ये नहीं लिखना आपको, लेकिन लिखना तो पड़ेगा फटाफट। भाई हमारी वीडियो के हिसाब से 15 मिनट हुआ है, 15 मिनट में कम से कम समझाने में 7-8 मिनट हो गया, ये 5 मिनट का 6 मिनट का क्वेश्चन है। भाई फटाफट इंटीग्रेट करते जाओ, आपको लिखना थोड़ी पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग थोड़ी करना आपको। कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स का मान 0 होता है, 0 बराबर C4, C4 का मान क्या आ गया 0, ठीक है। तो जब C4 0 करोगे तो इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन 7 बिकम्स क्या हो जाएगा आपका, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स y अपान a बराबर म्यू टी। टी का मान हटाइए यहां से, टी का मान कहीं से दिख रहा है आपको, टी का मान कहीं से दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 5 से म्यू टी निकल आएगा, ये नोट करिए ना। इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर डाल दो इसको 8 बाई इक्वेशन 5। अगर यहां से डायरेक्ट म्यू टी निकाल लें तो यहां से x अपान ए निकलेगा, म्यू टी का मान क्या निकलेगा, x अपान ए निकलेगा, उठा के यहां रख दो। यूजिंग दिस इन इक्वेशन 8, यूजिंग दिस इन इक्वेशन 8, तो आ गया आपका x अपान ए बराबर कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स y अपान ए, x बराबर a कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x अपान ए, यही कैटेनरी का इक्वेशन होता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। तो लिखिएगा, या हाइपरबोलिक इधर ले आओ, इनवर्स हटा दो, तो x अपान ए कॉज हाइपरबोलिक x अपान ए इज इक्वल टू x अपान y अपान ए, y अपान ए, तो y बराबर a कॉज हाइपरबोलिक x अपान ए, ये होता है कैटेनरी। कॉज y बराबर a कॉज हाइपरबोलिक x अपान ए, तो लिख दो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कैटेनरी, हेंस प्रूव्ड कि द पाथ ऑफ द कर्व इज कैटेनरी। समझ में बात नहीं आई? अब कुछ क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं, आपकी बुक में जो दी हो तो करिएगा, ठीक है।